हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम सीटेट साइंस के अंतर्गत अगला टॉपिक मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक है पदार्थ, यानी पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ का आकार भी होता है, पदार्थ में आयतन यानी कि पदार्थ का मापतोल भी होता है। ठीक है। और पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस जो कि मतलब इसको किसी भी पात्र बर्तन में रख दिया जाए तो इसका आकार वही रहता है। ठीक है। और द्रव्य इसका मतलब माप तौल द्रव्य वही सेम रहता है, लेकिन इसको किसी अन्य पात्र में डालने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। गैस तो गैस है जो कि इसका मतलब किसी भी बर्तन में डालने तो वे उसी बर्तन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थों का पृथक्करण हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं, यानी कि हम अनेक उदाहरण ऐसे देखते हैं जिसमें भाई कुछ पदार्थों हम पृथक्करण करते हुए भी देखते हैं, यानी कि पदार्थों को अलग करते हुए देखते हैं। जैसे द्रव चाय में से चाय की पत्तियों को छानना या अलग करना, मक्खन पृथक करना है, दही या दूध को पृथक करना है। ठीक है। और पदार्थों पृथक्करण की मतलब कौन कौन सी विधियाँ होती है उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ की विशेषता या उनके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में हम पहले कर चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो विधियाँ, सर्वप्रथम विधि है हस्तचयन विधि, यानी कि हाथ से अलग करना। गेहूँ, चावल तथा दालों से मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे को पृथक करने के लिए हस्तचयन विधि की अपनाई जाती है। यानी कि जैसे गेहूँ है, चावल है, दालें और धान में से कंकड़ है, पत्थर है और भूसे को पृथक करने के लिए हम हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं। थ्रेशिंग विधि, सूखे पौधों की डंठियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने के लिए हम थ्रेशिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। कि जैसे भाई फसल को काटने के बाद फसल कुछ दिनों बाद सूख जाती है तो उसके डंठियों से अन्न कणों अलग करने के लिए हम थ्रेशिंग विधि का उपयोग करते हैं। पौधों की सूखी डंठियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता था पहले। ठीक है। वो कभी कभी ये कार्य बैलों से भी किया जाता था, परंतु अधिक मात्रा में अन्न कण होने पर थ्रेशिंग विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि भाई अनाज की मात्रा कम होने पर तो हम बैलों से या मतलब पीट करके उस अन्न कणों को मतलब सूखी डंठियों से अलग कर लेते थे, लेकिन बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा होने पर हम थ्रेशिंग विधि का उपयोग करते हैं। निष्पावन विधि, किसी पदार्थ को पृथक करने के लिए उन पदार्थों को किसी पात्र में डालकर बर्तन को कंधे से ऊंचाई पर ले जाकर बर्तन तिरछा करने पर भारी कण नीचे गिरते हैं तथा हल्के कण थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। इसे कहते हैं हम निष्पावन विधि। यानी इस विधि का यह मतलब हुआ कि भाई अनाज को किसी पात्र में डाल करके उस पात्र को अपने हाथों में लेकर के कंधों से ऊपर ले जाकर थोड़ा तिरछा करने पर जो अन्न कण भारी होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो वायु के साथ थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं। यह होती है निष्पावन विधि। हल्के तथा भारी अवयवों को पृथक करने के लिए वायु के झोंकों के साथ निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कण हल्के होते हैं वो तो दूर चले जाते हैं वायु के साथ, जो भारी होते हैं वो वही नज़दीक पास में गिर जाते हैं। ठीक है। अब है चालन विधि। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी कि चालन विधि का उपयोग ऐसे दो मिश्रण होते हैं जिसकी आमापों में अंतर होता है ना, उसको पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी कि माप इसका अलग अलग होता है। ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो चालन द्वारा पत्थर है, डंठियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग करने के बाद में उस धान में रह जाती है ना, उसको उस विधि द्वारा इस अशुद्धियों को दूर किया जाता है। भी हम जैसे धान है उसको धान को मतलब डंटियां है और भूसा को अलग करने के बाद में निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं और थ्रेशिंग करने के बाद। ठीक है। और बाद में जो धान में अशुद्धि रह जाती है उसको दूर करने के लिए इस चालन विधि का उपयोग किया जाता है। अवसादन विधि, मिश्रण में जल मिलाने पर थोड़ी देर बाद भारी अवयव के कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, वो कहलाती है अवसादन विधि। यानी कि हम जब कोई मिश्रण है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी कण तो तली के बर्तन के तली के नीचे बैठ जाते हैं और जो बाकी जो द्रव्य है वो बचता है वो शुद्ध द्रव्य होता है। ठीक है। और उसके बाद में उस द्रव्य को नितार कर अलग कर लिया जाता है। नितार कर अलग करने की विधि को हम कहते हैं निस्तारण। अब निस्तारण विधि, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, यानी अवसादित कैसे कि वो भारी कण तो वो नीचे बैठ जाते हैं जो ऊपर द्रव्य शेष बचता है। ठीक है। उससे अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ाने की प्रक्रिया कहलाती है निस्तारण। यानी कि उससे बर्तनों को तिरछा करने पर जो मतलब शुद्ध पदार्थ बाहर आ जाता है और जो अशुद्धि है ना वो
बर्तन की तली पर रह जाती है। ऐसे द्रवों के मिश्रण जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं को पृथक करने के लिए अवसादन व निस्तारण विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे तेल तथा जल है, रेत और नमक है, इनको पृथक करने के लिए निस्तारण और अवसादन विधि का उपयोग किया जाता है। निस्यंदन ठोस तथा द्रव्य के मिश्रणों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई पदार्थ ठोस है और कोई है द्रव्य, उन दोनों को पृथक करने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। यह आपको याद रखना है कि भाई निस्यंदन विधि का उपयोग केवल ठोस और द्रव्य के मिश्रणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि द्रव्य है और उसमें अविलेय पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ उस द्रव्य में मिलता नहीं है, घुलता नहीं, उसको कहते हैं हम अविलेय। उसको दूर करने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। फिल्टर करना, यानी कि उसका हम कहते हैं निस्यंदन। यानी कि निस्यंदन में एक जटिल संरचना होती है, यानी कि निस्यंदन समय में एक जटिल संरचना होती है जिससे केवल तरल पदार्थ गुजर सकते हैं। यानी कि निस्यंदन या फिल्टर करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल तरल पदार्थ ही गुजर सकते हैं और बड़े कण उसके अंदर से नहीं गुजर सकते हैं। जैसे देखो, पानी में से कंकड़ को पृथक करना, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना, घरों पर पनीर बनाने में निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। फलों एवं सब्जियों के रस को उसके बीजों को पृथक करना, जैसे हम कोई फल है उसका रस निकालते हैं तो उस बीजों को पृथक करने के लिए भी निस्यंदन विधि का काम ली जाती है। यानी फिल्टर पत्थर, इसका मतलब ये होता है कि इसमें अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उस सूक्ष्म छिद्रों से द्रव निकल जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो उस फिल्टर पत्थर में ही रह जाती है। वाष्पन, जल को उसके वाष्प के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ठीक है, जैसे जल तथा नमक को पृथक करने के लिए हम वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के भाई कि लवण युक्त पानी को मतलब बड़ी बड़ी कार्य बना करके उस कार्य में छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, उसमें से पानी तो वो वाष्प बनकर उठ जाता है और जो पीछे शेष बचता है वो नमक शेष बचता है। ठीक है ना, और उसके बाद में उसको शुद्ध कर लिया जाता है। संघनन, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं हम संघनन। यानी जल वाष्प होती है कोई वाष्प और वापस वाष्प द्रव अवस्था बदलती है, उसको कहते हैं हम संघनन। जैसे देखो भाई, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं और गर्म करने पर उस बर्तन में हम किसी बर्तन के ऊपर ढक लगा देते हैं, तो जब ढक लगाने के बाद जो भाप बनती है वो बर्तन के ऊपर ढक लगाए हुए ढक पर जमा हो जाती है। जब ये वाष्प या जल वाष्प है वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, उसे कहते हैं हम संघनन। नमक और रेत को निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ये उदाहरण है भाई कौन कौन सा पदार्थ किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक तथा जल को संघनन तथा वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, नमक तथा जल को। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, यानी कि जल है वो विलेय पदार्थ है ना, और उसमें विभिन्न मात्राएं घोलता है जल। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। यानी कोई पदार्थ है उसके पदार्थ को हम विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ पदार्थ भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए उसमें और पदार्थ को घोला जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक नहीं घुल सके वे उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी जब कोई विलयन है उस विलयन में और हम अधिक पदार्थ नहीं घोल सकते हैं वो कहलाता है उस पदार्थ का संतृप्त विलयन। तो इस प्रकार मैंने पदार्थों का अध्ययन किया था और उनके पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नोट्स संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हैं और वो भी कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।